हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छी होंगी। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 मैथ यानी जो एनसीईआरटी है हमारी, उस बुक से हम आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी वास्तविक संख्याएं कराएंगे। ठीक, तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं। अब स्टूडेंट, रियल नंबर हमारे किस तरीके से बनते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं किस प्रकार से बनती हैं, उनमें हमारी किस किस प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं, है ना। तो सबसे पहले उनको हम समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर जो हमने यहाँ लिखा है कि वास्तविक संख्याओं के वर्गीकरण, मतलब इनका हम किस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे हमने लिखा है यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, इनको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये बड़ी नंबर, मतलब ये आपकी बड़ी एन से हम क्या करते हैं, इनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और तो प्राकृतिक संख्याएं हो गई। नंबर दो, पूर्ण संख्याएं हो गई। ये किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्याओं को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, बड़ी डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हमारे पूर्णांक, तो इसको हम आई से नोट करते हैं, आई, अथवा इसको हम जेड से नोट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फिर हमारी आ जाती है नेक्स्ट चौथे नंबर पे परमेय संख्या। ठीक है, ये परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अगर इन एक से लेके ये यहाँ पर जो 5 प्रकार लिखी गए हैं, इन 5 प्रकारों को अगर हम सम्मिलित कर लें तो उन्हीं को हम कहते हैं क्या स्टूडेंट, वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी हमारे वो रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम एक एक करके इन संख्याओं को पढ़ते हैं कि स्टूडेंट प्राकृतिक संख्या अथवा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि गिनने के प्रयोग में आने वाली संख्याओं को प्राकृत अथवा प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपने देखा होगा कभी कभार लिखा हुआ प्राकृत अथवा प्राकृतिक, तो ये सब एक ही चीज है। ठीक है, या तो आप इसको प्राकृत बोल दो अथवा इसको प्राकृतिक बोल दो। ठीक है, एक ही बात है। तो हमारे नेचुरल नंबर ये होंगे। इनको किस तरीके से प्रकट करते हैं, और स्टूडेंट जैसे हम किसी वस्तु को गिनते हैं तो हमेशा एक से ही स्टार्ट करते हैं, हमेशा वन से स्टार्ट करते हैं। तो वन से स्टार्ट होकर और एंड तक जाती हैं, तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, हमारे ये यहाँ पर प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 बहुत सारे अनंत तक ये जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट करने वाली बात यह है कि प्राकृतिक संख्याओं को एक से शुरू और अनंत तक जाती हैं, मतलब एक से शुरू होती है और ये अनंत तक जाएंगी। ठीक है, इनका कोई अंत नहीं होता है। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, भिन्न, दशमलव या ऋणात्मक मान शामिल नहीं है। इसमें जो हमारे ये प्राकृतिक नंबर लिखे गए हैं, संख्या लिखी है, इनमें ना तो शून्य है और ना ही कोई इसमें भिन्न है, मतलब जैसे 2/3 है, ठीक है, 5/3 है, या कोई आपका दशमलव नंबर इसमें कोई भी नहीं मिलेगा। सभी आपकी संख्या कैसी मिलेंगी, 1 2 3 4 5 के रूप में मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारे ये क्या हो गए, प्राकृतिक संख्या होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारी पूर्ण संख्याएं। इसको हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार की होती हैं, तो इसमें देखो ये हम क्या करें कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो बनने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कितना इजी हो गया स्टूडेंट। ठीक है, इसको आप बड़े आसानी से ले सकते हो। देखिए 1 से लेके 2 3 4 5 यहां से आगे तक के सभी देखो नेचुरल नंबर लिखे गए। अब इनके आगे हमने क्या किया, शून्य को भी लिख लिया है। तो अब ये पूरा जो नंबर बनेगा, पूरा जो संग्रह बनेगा, यही क्या बनेगा, आपका होल नंबर बनेगा, अर्थात ये पूर्ण संख्या कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर हम होल नंबर को अर्थात ये पूर्ण संख्याओं को सीख चुके है ना, कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो बनने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 आदि। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बात को हमेशा आप नोट कर रखना। अब नेक्स्ट आता है हमारा पूर्णांक। ठीक,
तो यहाँ पर ये किस प्रकार के होते हैं पूर्णांक को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? देखिए सभी धन पूर्णांक एवं सभी ऋण पूर्णांक तथा शून्य मिलकर पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे शून्य से दाएं पक्ष की तरफ देखो, यहां पर शून्य लिखा है बीच में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये शून्य के दाएं पक्ष में जितने भी नंबर हैं सभी आपके पॉजिटिव नंबर होंगे, और शून्य के बाएं पक्ष में इस साइड में मतलब शून्य से बाएं तरफ जितने भी नंबर हैं सभी आपके ऋण पूर्णांक हैं। शून्य से दाएं तरफ सभी आपके ये धन पूर्णांक है। तो अब इस प्रकार का जो संग्रह बना है, समूह बना, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? पूर्णांक कहते हैं, अर्थात इसको अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इन्हें नोट्स बनाएं, और अपनी आपसे जो है अनुरोध है कि अपना कॉपी अर्थात नोटबुक लेके बैठें और एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाएं। ठीक है स्टूडेंट, आप इसमें कुछ जो है आपके नोट करने वाले पॉइंट हैं जिस पर हमें संज्ञान अधिक से अधिक देना। जैसे शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, इस बात को आप जो है हमेशा याद रखना। ठीक है, फिर ऋण पूर्णांक शून्य से छोटे और धन पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं, इस बात को स्टूडेंट आप नोट कर रखना। अर्थात यहाँ पर लिखा है कि ऋण पूर्णांक शून्य से छोटे होंगे और धन पूर्णांक शून्य से बड़े होंगे। जैसे कि यहाँ पर जो लिखा गया है ये संग्रह बना है, देखिए शून्य से बाईं तरफ जितने भी नंबर होंगे वो सभी शून्य से छोटे होंगे, और शून्य से दाईं तरफ इस साइड में जो नंबर लिखे गए हैं वो सभी शून्य से क्या है? बड़े हैं, मतलब ये आपके बड़े पूर्णांक हैं, और इस साइड में आपकी ये ऋण पूर्णांक मतलब ये छोटे पूर्णांक है शून्य से। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से यहाँ पर इनको हमने परिभाषित कर दिया। अब यहाँ लिखा है हमने नेक्स्ट पॉइंट, पूर्णांकों की संख्या अनंत होती है स्टूडेंट, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, फिर लिखा है नेक्स्ट, शून्य से पहले सभी पूर्णांक ऋणात्मक तथा शून्य के बाद सभी पूर्णांक धनात्मक होते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर भी हमने वो बात को लिख दिया। ठीक है, कि शून्य से पहले जितने भी पूर्णांक होंगे, जैसे यहाँ लिखा है कि शून्य से पहले मतलब ये वाले सभी ये पूर्णांक कैसे हैं? ऋणात्मक, और शून्य के बाद के जितने भी हमारे इंटीजर लिखे हैं पूर्णांक लिखे हैं सभी कैसे हैं? धनात्मक हैं। तो इतनी बातें स्टूडेंट हमने यहाँ पर जो अभी आपको पढ़ी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमें किस तरीके से मिलता है। ठीक है, अब जाती है स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास परमेय संख्याएं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ये स्टूडेंट बहुत ही याद करना जरूरी है, इसमें जो है बच्चे अक्सर के यहाँ पर गलती करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी जो है गलती नहीं करना है। ठीक है, तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? आप अपना इसे नोटबुक में अच्छे तरीके से लिखें। ठीक है, कि ऐसी भिन्न जिसके अंश अर्थात न्यूमिनेटर एवं हर अर्थात डिनोमिनेटर एक ही बात है, दोनों ही पूर्णांक होते हैं। ऐसी भिन्न जिसके अंश एवं हर दोनों ही पूर्णांक होते हैं तथा हर शून्य के बराबर नहीं होता है, परमेय संख्या कहलाती है। बड़े आसान विधि से स्टूडेंट यहाँ पर हमने आपको लिखवा दिया कि जैसे कि ऐसी कोई एक आपकी भिन्न है जो किस तरीके की हो, जिसके अंश एवं हर दोनों ही पूर्णांक होते हैं तथा हर शून्य के बराबर नहीं हो, मतलब उसका जो हर है वो शून्य नहीं हो, बाकी कुछ भी हो, है ना, परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, एक तो ये आपकी सिंपल सी परिभाषा हो गई ये वाली। अथवा इसको हमने दूसरे रूप में यहाँ लिखा है, अथवा में दूसरा रूप इसका लिखा है कि उस संख्या को परमेय संख्या कहते हैं। किस संख्या को? जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P एवं Q दोनों ही पूर्णांक तथा Q शून्य नहीं है। देखिए जो बात ऊपर लिखी गई है ऊपर वाली परिभाषा में वही बात समथिंग यहाँ है, अर्थात शून्य मतलब Q बराबर नहीं हो जीरो, मतलब देखिए बराबर का चिन्ह लिख के उसको यहाँ से कट कर दिया है, इसका मतलब Q जीरो के बराबर नहीं है, अर्थात हर जो है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बात आती है, इसको हम देखिए गणितीय रूप में ऐसे लिखेंगे। देखिए परमेय संख्याओं को हमेशा हम बड़े Q से नोट करते हैं, मतलब ये कैपिटल अक्षर से नोट करते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है हमने Q बनाया है। ठीक है, तो Q क्या है? एक तरीके से परमेय संख्या कैसी है कि P बटे Q है,
पी बटे कौन है, पी बटे क्यू कौन है, एक तरीके से आपकी परमेय संख्या है। तो यहाँ पर पी और क्यू कौन है, पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है। देखिए इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं यहाँ पर, इसका मतलब है पी और क्यू क्या है, ये पूर्णांक मतलब जेड। ठीक है, क्यू बराबर नहीं है जीरो के, मतलब क्यू जीरो के बराबर नहीं है। पी तथा क्यू सह अभाज्य हैं। देखिए स्टूडेंट, पी तथा क्यू क्या है, सह अभाज्य है। अब बताती है सर सह अभाज्य क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, सह अभाज्य ऐसे युग्म अर्थात जोड़े होते हैं, सह अभाज्य नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा पी और क्यू का, उनका एचसीएफ हमेशा एक होगा, एक के अलावा और कुछ नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। हम इसकी आगे चल के आपको जो है एक परिभाषा इसकी बता देंगे, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य। तो सह अभाज्य ऐसे नंबर होते हैं जिनका युग्म है ना, इन दोनों का एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और नोट करके स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है हमने ये परमेय संख्याओं में। देखिए इस इन पर आप जो है इन्हें इग्नोर ना करें, एक एक बात को आप जो अच्छी तरीके से पढ़ें। लिखा गया है कि शून्य एक परमेय संख्या है। स्टूडेंट यहाँ पर जो है एग्जाम में भी आपसे एक नंबर का ये विकल्प आ जाता है कि निम्न में से एक परमेय संख्या है, तो बहुत सारे उसमें नंबर दिए होंगे, उसमें शून्य भी क्या होगा, एक तरीके से होगा। तो शून्य एक परमेय संख्या है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, आप कहोगे सर शून्य एक परमेय संख्या किस तरीके की खोजी, इसे हम पी बटे क्यू के रूप में किस तरीके से लिखेंगे। तो शून्य के बटे में एक तो लिख सकते हैं ना, जैसे 0/1, ये क्या हुआ, एक तरीके से आपका परमेय हुआ ना। ठीक है, अब यहां लिखा है जैसे दूसरी बात, a/0, मतलब किसी के ए का मतलब है यहाँ पर ये वास्तविक संख्या, कुछ भी हो सकता है यहाँ, मतलब यहाँ पर जो एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, यानी किसी के बटे में जीरो नहीं हो। यहाँ पर क्या लिखा है कि a/0 परमेय संख्या नहीं है, इससे अनंत पढ़ा जाता है या अनंत माना जाता है, इसे हम अनंत मानेंगे। ठीक है, या इसको अपरिभाषित मानेंगे। ठीक है, एक ही बात है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रत्येक नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये प्रत्येक पूर्णांक एक आपका ये प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, किन्हीं दो परमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल भी एक परमेय संख्या ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर हम ले लें, जैसे कोई दो नंबर ले लें हम। ठीक है, इस तरीके के हम दो कोई यहाँ पर परमेय नंबर ले लें, जैसे हमने स्टूडेंट यहाँ पर ले लिया 2/3। ठीक है, तो अब इस 2/3 के लिए स्टूडेंट हम यहाँ ऐसा कर दें, जैसे लिखा है कि 2/3, इसमें हम 1/3 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा आंसर भी कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो 1/3 होगा, ये भी क्या होगा, एक तरीके से आपको परमेय ही होगा। मतलब घटाएं तो या इसको जोड़ दें या इनकी गुणा करें, तो भी हमें क्या मिलेगा, आगे हमारा यहाँ पर परमेय ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करें कि वे संख्याएं जो परमेय नहीं है, अर्थात जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, अपरमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट अंडर रूट के अंदर आने वाली संख्या, अंडर रूट के अंदर आने वाली संख्या क्या, √2, √3, √5, √7, √11, इस तरीके के जो भी आपके नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे, अपरमेय ही होंगे। ठीक है, तो अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अपरमेय नंबर किन्हें कहते हैं, अंडर रूट में आने वाली संख्या, अर्थात वे संख्या जिनका पूर्ण वर्ग नहीं है ना, वो सभी क्या कहलाएंगे, हम इनको अपरमेय नंबर कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7 और ये 11, इस तरीके के नंबर किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये सभी अंडर रूट के अंदर का यदि होंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, अपरमेय नंबर या हम कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमें अभी अपने जो चैप्टर में है,
वो क्या है, वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो बात आती है रियल नंबर, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो रियल नंबर किसे कहते हैं, मतलब परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वो मैंने यहाँ आसान लिखा है कि परमेय तथा अपरमेय संख्याओं की सम्मिलन को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। बस एक ही लाइन की परिभाषा हो गई स्टूडेंट। देखिए सभी नंबर आ जाएंगे इसमें। देखिए परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्याओं के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं, इन्हें आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण ले लिया 2/3, 4/5, 4.5, मतलब जो आप नंबर सोच सको, जो नंबर आप सोच सको, वो सभी नंबर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर वास्तविक संख्या कौन सी नहीं होंगी, है ना, तो वो इस तरीके की नहीं होंगी, जैसे हम लिख दें -2 अंडर रूट के अंदर -2, अंडर रूट के अंदर -3, अंडर रूट के अंदर -1, ये जो सभी संख्याएं हैं इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, ये हमारी वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, तो इसको हम या इसको बोल दो अर्थात ये वास्तविक नहीं है, एक ही बात है। जब ये वास्तविक नहीं है तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इससे हमें नहीं पढ़ना, तो हमें तो रियल नंबर ही पढ़ना है। ठीक, तो अब हम इसके कुछ और इंपोर्टेंट बातें हैं स्टूडेंट, वो भी हम जो है पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले एक कुछ कुछ बातें और यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं मीठी मीठी, कि सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ सम संख्या। ठीक है, क्योंकि ये बातें स्टूडेंट बहुत ही जरूरी है, अगर ये बातें अगर हमें नहीं मालूम होंगी, हम जो है प्रश्नों को नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर लिखा है कि सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 इस तरीके के नंबर होंगे, वो क्या कहलाएंगे, हमारे इवन नंबर अर्थात सम संख्या होंगे। फिर है नेक्स्ट हमारी विषम संख्या किसे कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट आदि, और भी हो सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा भाज्य नंबर, कि भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं। ठीक है, वह प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से, एक से और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर 4 है, देखो 4 4 से कट जाएगा, मतलब स्वयं से कट जाएगा, तो 4 2 से भी तो कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि वह प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं से, एक से और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। तो 4 देखिए, इस स्टूडेंट 1 से भी कट जाएगा, क्योंकि 1 चौक 4 होता है, ये कट जाएगा, ये आपका विभाजित हो जाएगा। 6 है, 9 है, 10 है, क्योंकि 6 स्वयं से कटेगा नहीं, 6 कम 6, फिर 1 से भी कटेगा, 1 छक 6, है ना, फिर ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और ये 9 है आपका, 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, ऐसे ही आपका 10 है, तो ऐसे बहुत सारी आपकी तमाम नंबर होंगे, है ना। तो ये आपके भाज्य नंबर होंगे सभी, ये क्या होंगे, भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे पढ़ते हैं हम, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप जो है ध्यान देना, अभाज्य संख्या वह प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित होती है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से इनमें अंतर है, देखिए भाज्य में और अभाज्य में। वह प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 स्टूडेंट या तो एक से कटेगी या स्वयं से ही कटेगी, ये किसी अन्य से विभाजित तो नहीं होगी। ऐसी 5 है स्टूडेंट, तो 5 या तो एक से कटेगी, एक से विभाजित होगी, या फिर ये स्वयं से विभाजित होगी। 7 है, 11 है, तो इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं होंगी, तो इनको हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, एक एक पॉइंट को आप जो है स्टूडेंट नोट करते जाना। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका पॉइंट स्टूडेंट, सह अभाज्य संख्या।
सह अभाज्य, जो अपने लोगों ने अभी परमेय संख्याओं में पढ़ा था, वहां पर लिखा था कि P और Q सह अभाज्य हैं, तो वहां पर वो किस तरीके से है, तो उसके लिए देखो यहाँ आपको और भी आसान हो जाएगा कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 होता है। जो कितना आसान है स्टूडेंट, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 होता है, क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे स्टूडेंट 2 और 3 का HCF कितना होगा, अरे एक ही तो होगा, और यहाँ पर 5 और 7 का HCF कितना होगा, एक ही तो होगा। HCF का मतलब है मासा, ठीक है, कितना होगा, एक एक होगा, है ना। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर हम ये कहें, जैसे हमारे पास 2 और 3 ले लिया, तो 2 और 3, जैसे 2 को हम कैसे लिखेंगे, 1 गुणा 2, ठीक है। 3 को कैसे लिखेंगे, 1 गुणा 3, और तो कुछ नहीं लिख सकते, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या, एक ही तो है। इसका मतलब HCF इनका कितना होगा, HCF कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से दो या दो से अधिक संख्याओं का दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको सह अभाज्य सीख गए। अब यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट बात लिखिए कि भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल में एक रिलेशन होता है स्टूडेंट, वो किस तरीके से होता है, यहाँ पर वो भी हम सुन लेते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसकी आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं इसको। देखिए भाज्य वो होता है जिसको भाग हम देते हैं, ठीक है, जिसको हम भाग देते हैं वो कहलाता है भाज्य, और भाजक वो होता है जिससे भाग देते हैं, ठीक है, और भागफल वो होता है जिससे हम गुणा करते हैं, मतलब जो हमारा उत्तर आता है वो कहलाता है भागफल, ठीक। और प्लस मतलब जो शेष बचता है हमारा भाग देने के बाद, वो हमारा होता है शेषफल, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत, फिर है स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट में है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या होता है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक तरीके से ये सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है, स्टेटमेंट होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसमें A बराबर लिखा है B गुणा Q प्लस R। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो R है वो एक तरीके से शेषफल ही है, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो जहां पर जो R होगा, देखिए R में B में यहाँ पर रिलेशन दे रखा है, R या तो 0 होगा, 0 के बराबर होगा, या R जो शेषफल होगा वो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, किंतु B से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब जो भाजक होगा उससे छोटा होगा कौन, शेषफल R। और लेकिन A और B में क्या रिलेशन होगा, A हमेशा B से क्या होगा, बड़ा होगा, यदि तुम A बराबर ये लिख रहे हो तब, ठीक है स्टूडेंट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए A कौन है, भाज्य, मतलब A हमारा ये होगा भाज्य, मतलब भाज्य जैसे यहाँ लिखा था ना हमने, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, वही चीजें हैं। ये एक A ये है हमारा कौन, भाज्य, B कौन है, भाजक, मतलब जिससे भाग देते हैं, और Q कौन है, ये हमारा ये भागफल है, और R कौन है, शेषफल है। तो इस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये यहाँ पर कथन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिर स्टूडेंट कुछ 2 नंबर होते हैं जिनका हमें HCF और मतलब LCM निकालना है, तो उनमें दोनों में रिलेशन क्या होता है, यदि A और B दो संख्याएं हैं तो मासा गुणा मासा गुणा लासा इक्वल टू होता है A गुणा B। मतलब अगर हमारे पास दो कोई नंबर हैं तो दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल हमेशा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये जो भी हमने अब तक यहाँ पर आपको कराया है, इसको आप एक अच्छे तरीके से नोट करें। फिर हम स्टूडेंट आपके लिए इसमें के जो भी उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उन्हें हम कराएंगे, फिर अपने मीठी मीठी एक्सरसाइज को करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।